ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कर्क यानी कि कैंसर के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है अप्रैल मई जून 2025 के त्रैमासिक राशिफल के बारे में। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से मासिक राशिफल आते हैं, जिसमें मैं जीवन के हर प्रमुख एरिया पर एक अपना विश्लेषण देता हूँ। साप्ताहिक राशिफल, जिसमें चंद्रमा की स्थिति पर, चंद्रमा के गोचर पर और उनका बाकी ग्रहों से जो संबंध बनता है उस पर मैं वीडियोस देता ही हूँ। और बाकी बड़े ग्रहों के भी यथासंभव मैं वीडियोस देता ही हूँ गोचर की। लेकिन ये जो त्रैमासिक राशिफल होता है ये बहुत विशेष होता है, क्योंकि वह व्यक्ति जो समझता है कि ज्योतिष कोई जादू टोना नहीं है बल्कि एक विद्या है। मैं इसको साइंस भी नहीं कहता, मैं कभी विज्ञान नहीं कहता, लेकिन मैं विद्या कहता हूँ, क्योंकि एक विद्या का मतलब वो होता है कि जो चीज़ आपको जीवन जीने में सहायता करती है, जीवन को संवारने में सहायता करती है, उसको विद्या कहा जाता है। तो जो व्यक्ति समझता है कि ज्योतिष एक विद्या है और ज्योतिष को समझकर उसको अपने जीवन में अप्लाई कर कर इस चीज़ का फ़ायदा उठाया जा सकता है, उनके लिए त्रैमासिक राशिफल बहुत विशेष होता है। ये समझने के लिए कि ग्रहों की स्थिति क्या बन रही है, क्या संभावित अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, क्या अच्छा हो रहा है उसका लाभ उठाएं, बुरा हो रहा है उससे सावधान हो जाएं, सचेत हो जाएं। इन सभी चीज़ों के लिए त्रैमासिक राशिफल बहुत विशेष होता है। और यकीन मानिए कि जो 3 महीने का कालखंड है इसमें बहुत कुछ बड़ा हो रहा है। जहां एक और अप्रैल के महीने में मंगल अपना राशि परिवर्तन करेंगे बहुत लंबे टाइम बाद, और उसी राशि में आ जाएंगे जहां पे उनको होना चाहिए था, या फिर अक्टूबर 2024 में थे, क्योंकि उसके बाद वो वक्री होकर पतित हो गए थे। इसके साथ ही सूर्य उच्च के होंगे अप्रैल के महीने में, बुध और शुक्र मार्गी हो जाएंगे। मई के महीने में तो बहुत सारे बड़े बड़े परिवर्तन हैं, बृहस्पति, राहु और केतु। और फिर जून आते आते तो कई और चीज़ें बदलेंगी, फिर से मंगल का गोचर होगा, सूर्य और बृहस्पति का मिलन होगा, बहुत चीज़ें घटित होंगी, अंगारक दोष बनेगा। तो ये तो मैंने कुछ ही चीज़ें गिनाई हैं, लेकिन इस 3 महीने के कालखंड में बहुत घटनाएं घट रही हैं और उन सभी चीज़ों का विवेचन मैं इस त्रैमासिक राशिफल में करूंगा। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कर्क है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, जहां से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहां से इसको देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि देखेंगे तो अच्छा है, इनकेस नहीं पता तो अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं अप्रैल के महीने के साथ। और अप्रैल के महीने में शुरू में ही बहुत एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है। 3 अप्रैल को मंगल अपनी राशि बदलेंगे और मंगल आपके लग्न भाव में आकर स्थापित हो जाएंगे। अक्टूबर 2024 में मंगल कर्क में आए थे। जो उनकी सामान्य चाल थी उसके अनुसार 20 अक्टूबर को वो कर्क में आए थे, और अब दोबारा करीबन 6 महीने बाद फिर वो कर्क में आ रहे हैं, क्योंकि मंगल बीच में वक्री हो गए थे और पतित भी हो गए थे, गिर भी गए थे पिछली राशि में। यूजुअली मंगल 2-2.5 साल में एक बार वक्री होते हैं, और जब वो वक्री होते हैं तो एक लंबे अंतराल के लिए होते हैं। इसके पीछे पूरी थ्योरी है, क्योंकि मंगल और सूर्य की जो गति है वो आसपास की है, इसलिए अगर कोई भी ग्रह आउट ऑफ प्लैनेट्स, अगर मंगल, बृहस्पति और शनि ही है, तो उन बाकियों की गति अलग है बृहस्पति और शनि की, लेकिन मंगल की सामान्य है सूर्य से। तो जब वक्री होते हैं तो बहुत लंबे टाइम तक के लिए वक्री होते हैं। तो यहाँ पे वो अपनी वक्र अवस्था से निकलकर बाहर आएंगे। सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा ये, लेकिन कर्क वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। क्यों? पहला कारण, वो आपके लग्न भाव में आ रहे हैं, और दूसरा कारण बहुत महत्वपूर्ण है, वो आपके योग कारक ग्रह हैं। कर्क के लिए और सिंह के लिए मंगल योग कारक ग्रह बन जाते हैं, और योग कारक ग्रह बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको अपनी कुंडली में योग कारक ग्रह की दशा मिल जाए, अंतर्दशा मिल जाए, बहुत काम आपके बनने शुरू हो जाते हैं। गोचर में कोई योग कारक ग्रह का प्रभाव अच्छा हो जाए, बहुत अच्छी चीज़ें बनना शुरू हो जाती हैं। वैसे ही कर्क के लिए उनके जो योग कारक है मंगल, वो मार्गी होकर अपने आपके लग्न में ही आकर बैठ जाएंगे। ठीक है, नीच के हो गए। नीच के ग्रह मैं कभी नहीं कहता कि बुरा समझना चाहिए। एक्चुअली क्या है ना कि नीच शब्द सुन के लोग थोड़े से भयभीत हो जाते हैं या फिर अलग उसको समझते हैं। संस्कृत एक शब्द है, संस्कृत एक भाषा है जिसमें एक शब्द के कई मतलब निकलते हैं। अब जिसको नहीं पता वो बोलेगा कि नीच शब्द का क्यों उपयोग हो रहा है। नीच का मतलब एक ये भी होता है हीन, यानी कि उसके जो अपने कारकत्व हैं, जो उसकी नेगेटिव जो उसके प्रभाव हैं वो ज़्यादा उभर के आते हैं।
नीच का एक अर्थ हीन भी होता है। मैं कहता हूँ ना, जिसको नहीं पता वो बोलेगा नीच का मतलब क्या होता है। अब शास्त्रों में इसी शब्द का उपयोग है, तो उसी शब्द को लोग उपयोग करते हैं। शास्त्र पढ़ेंगे तो नीच ही लिखा हुआ है, पर उसका अर्थ समझने की आवश्यकता है। नीच का एक अर्थ होता है हीन, यानी कि वो जो ग्रह है उसकी जो हीन भावना है, जो उसके नेगेटिव पॉइंट्स है, वो ज़्यादा उभर कर आते हैं। उसके मैं आऊँगा कि क्या क्या प्रभाव हो सकता है। लेकिन मंगल का लग्न में आना, लग्नस्थ होना, आपके योग कारक ग्रह का लग्न में आना बहुत अच्छा इंडिकेशन है। आपके योग कारक ग्रह दिसंबर में वक्री हो गए थे और फिर जनवरी में पतित हो गए थे, वापस यहाँ पे गिर गए थे। कर्क वालों ने बहुत ही अनुभव किया होगा कि उनके जीवन में स्लो डाउन आ गया है, उनके अपने व्यक्तित्व में लेजीनेस आ गई होगी, सेहत प्रभावित रही होगी, 12वें घर में थे, पहले लग्न में थे, गुस्सा बहुत आ रहा होगा, इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन बहुत हो रही होगी, और मूलतः कामों में डिलेज बहुत ज़्यादा अनुभव आपको हो रहे होंगे। लेकिन अब जब मंगल पुनः मार्गी होंगे, मार्गी तो हो चुके हैं, पुनः लग्न में आएंगे और अपनी नॉर्मल चाल से चलना शुरू कर देंगे, तो इन सारी ही चीज़ों में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट या फिर इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। लग्न में मंगल का आना आपके 10वें घर के स्वामी होने के नाते और योग कारक होने के नाते बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। ये तो हमेशा मैं कहता हूँ कि एक राजयोग बनता ही है, और लग्न का 10वें से संबंध बहुत अच्छा राजयोग बनता है। ये वो टाइम है कि आपका एम्बिशन वापस आएगा, ये वो टाइम है सकारात्मकता वापस आएगी, ये वो टाइम है जब व्यक्ति के मन में कुछ नया करने का जज्बा वापस आता है, क्योंकि मंगल है ना, मंगल की ऊर्जा है। तो एक सकारात्मकता दिख रही है। कार्य क्षेत्र में 10वें घर के स्वामी है तो कार्य क्षेत्र में बहुत लाभ मिलेगा। तो एक प्रकार से मंगल का लग्न में आना बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देके जा सकता है। व्यक्ति की जो सोच है ना वो बड़ी बड़ी होना शुरू हो जाती है। मंगल आपके पंचमेश भी हैं, तो त्रिकोण और लग्न का भी संगम हो गया और ये भी उच्च कोटि का राजयोग बनता है। तो मंगल का लग्न में आना ही 2 राजयोग आपके लिए बना रहा है। मंगल योग कारक हैं। आप देखेंगे कि जो एक कई लोगों के साथ, कर्क वालों के साथ क्या हुआ होगा ना, कि एक नेगेटिविटी सी आ गई होगी फ्यूचर को लेकर, जिनकी कुंडली में चंद्रमा बहुत पीड़ित है, क्योंकि लग्नेश है आपके, तो या फिर बृहस्पति खराब है, या फिर बहुत पीड़ित है, या मंगल ही पीड़ित है। उन लोगों को बहुत नेगेटिव फीलिंग आ रही होगी पिछले 3-4 महीनों से। उनको लग रहा होगा कि आगे नहीं बढ़ पाएंगे, जीवन बंद सा गया होगा कई लोगों का। लेकिन अब जब मंगल आपके लग्न भाव में आ रहे हैं, पूर्ण अपनी उस ऊर्जा के साथ आ रहे हैं, तो आप देखेंगे बहुत अच्छा रिजल्ट आपको अनुभव होगा। इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो भी मैं बताऊंगा भी। मंगल चौथे घर को भी देख रहे हैं। मंगल प्रॉपर्टी के कारक हैं, और चौथे भाव को देखना, कारक का भाव को देखना, उस भाव से संबंध रखना जो भाव वो इंडिकेट करते हैं, यानी कि प्रॉपर्टी खरीदने के योग बन जाते हैं। ये बहुत अच्छा समय है, प्रॉपर्टी खरीदनी है, वाहन खरीदना है, दोनों के लिए ही बहुत उपयुक्त समय है। अच्छा, पंचमेश का लग्न में आना क्रिएटिविटी भी दिखाता है, और पंचमेश का लग्न में आना आपकी मानसिक दक्षता और क्षमता को भी आगे बढ़ाकर लेके जाएगा, और ये अपने आप में लक्ष्मी योग बनता है, क्योंकि लक्ष्मी स्थान के स्वामी लग्न में है। लग्न अपने आप में एक लक्ष्मी स्थान है। मैं कई बार बताता हूं, लग्न जो है वो केंद्र भाव भी है और त्रिकोण भी है। त्रिकोण क्या होते हैं? 1, 5, 9, और केंद्र क्या होते हैं? 1, 4, 7, 10। तो इसलिए लग्न इतना सिग्निफिकेंट है, क्योंकि वो केंद्र भाव भी है और वो त्रिकोण भाव भी है, यानी कि केंद्र भी है, लक्ष्मी स्थान भी है। तो त्रिकोणेश का लग्न में आना यानी कि उच्च कोटि का लक्ष्मी योग भी बन रहा है। धन प्राप्ति के सारे योग यहाँ पे आपको आराम से मिलेंगे। धन बढ़ाने के, धन वृद्धि के, करियर हो, बिजनेस हो, सब में ही लाभ मिलेगा। बिजनेस की बात मैंने करी, सप्तम पर प्रभाव है और ये उनकी उच्च की राशि है मंगल की, तो बिजनेस में तेज गति से लाभ होगा। सप्तम से 11वें के स्वामी है, सप्तम से चौथे के स्वामी है। बिजनेस में स्थिरता भी आएगी, कॉन्फिडेंस भी आएगा, लाभ भी मिलेगा और काम भी मिलेगा। और मंगल की एक दृष्टि अष्टम पर है, ये सप्तम से दूसरा है। तो जो लोग बिजनेस करते हैं ना, या बिजनेस स्टार्ट भी करना चाहते हैं, उनके लिए तो बहुत उपयुक्त ये टाइम दिख रहा है, इसका लाभ उठाइएगा। मंगल जो है वो आपके नवम भाव से पंचम में है, जहां पे बहुत सारे ग्रह हैं। ये थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति दिखाता है, धार्मिक जगहों की यात्रा भी दिखाता है। मन करेगा, अब वो कुंडली में दशा अंतर्दशा ऐसी चल रही है तो जा सकते हैं, पर कई लोगों का ना मन बहुत करेगा कि ना किसी धार्मिक जगह पर जाना है। कभी कभी होता है कि बहुत मन करता है लेकिन समय नहीं मिलता या परिस्थितियां नहीं बनती। मैं हमेशा कहता हूँ बड़े तीर्थ स्थल पर जाने के लिए योग होता है, ज्योतिषीय योग होता है। तो कई लोगों का मन करेगा, जिनकी दशा अंतरदशा थोड़ी सपोर्टिव होगी, वो अवश्य यहाँ पर जा भी पाएंगे। लेकिन
लग्न में बैठे मंगल जो योग कारक है और इतने सारे ग्रहों से पंचम में होना, आपका माइंड प्रोसेस एकदम चेंज हो जाएगा, दृष्टिकोण बदल जाएगा। शनि का गोचर अभी अभी हुआ ही होगा, तो वो भी एक बदलाव लाता है। आप देखेंगे आपके सोचने के तरीके में बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पर आने वाला है। अब बात करते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट की। मैंने कहा कि नीच ग्रह हीन भावना या हीन प्रभाव भी दिखाता है उसकी, यानी कि अब मंगल का नीच या कहिए नेगेटिव पार्ट पॉइंट्स क्या होते हैं। मंगल के साथ हम एग्रेशन को डिनोट करते हैं, पर अच्छा मंगल कभी भी एग्रेशन नहीं दिखाता। अच्छा मंगल इज लीडरशिप, अच्छा मंगल इज उदारता, अच्छा मंगल इज किसी की हेल्प करना। जो जिसका अच्छा मंगल होता है ना, वो व्यक्ति दूसरों की हेल्प करता है, वो एक प्रकार से अपने बारे में ज़्यादा ना सोचकर दूसरों की हेल्प करने का विश्वास रखता है। खराब मंगल की क्या आदत होती है? गुस्सा, चिड़चिड़ापन, छोटी छोटी बातों पर चिढ़ना, निंदात्मक होना। सबसे बड़ा खराब मंगल की यही दृष्टि है कि वो व्यक्ति बहुत निंदात्मक होता है, बहुत व्यंग्यात्मक होता है। तो ये जो नेगेटिव चीज़ें मैंने बताई ना, गुस्सा आना, किसी का व्यंग्यात्मक उपहास उड़ाना, किसी की निंदा करना, ये सब आपका कहीं ना कहीं शुरू हो जाएगा। और क्योंकि मंगल दोष है और सप्तम पर प्रभाव है, केंद्र पर प्रभाव, सॉरी चौथे घर पर प्रभाव है, हाँ केंद्र है वो भी, तो फैमिली लाइफ, मैरिड लाइफ यहाँ पे डिस्टर्ब रहेंगे। कम व्यंग्यात्मक वाणी का उपयोग कीजिएगा, कम निंदात्मक वाणी का उपयोग कीजिएगा, वरना दिक्कत परेशानी बढ़ जाएगी। लेकिन अदरवाइज कहे तो मंगल का यह प्रभाव आपके लिए अच्छा ही लेकर आएगा रिजल्ट। मंगल चौथे घर को देख रहे हैं और लग्न में भी आ रहे हैं, तो जैसा मैंने कहा, वाहन खरीदना है, प्रॉपर्टी खरीदनी है, प्रॉपर्टी संबंधित काम करना है, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवानी है, सबके लिए अच्छा टाइम होता है, सबके लिए बहुत शुभतापूर्ण ये समय आपका दिख रहा है। अच्छा, मंगल 10वें घर के स्वामी है, 10वें से 10वें को यानी कि सप्तम को देख रहे हैं, जो उनकी उच्च की राशि है। जो लोग जॉब करते हैं, प्रमोशन के परिपूर्ण और उत्तम योग यहाँ पर बन रहे हैं, तो अच्छा है। जो मैंने नेगेटिव कहा उसका ध्यान दीजिएगा। इसके अगला बदलाव होगा 7 तारीख को, जब बुध मार्गी हो जाएंगे। अच्छा है आपके लिए, क्योंकि पहले तो इतने सारे ग्रहों के साथ बैठे थे, फिर वो नीच के भी थे और वक्री भी हो गए थे। तो 7 तारीख को मार्गी होंगे, वो आपके तीसरे घर और छठे और 12वें घर के स्वामी हैं। तो खर्चे थोड़े से कंट्रोल होंगे, सेविंग्स थोड़ी सी बढ़ेगी, और फिर से उपचय भाव का स्वामित्व आ गया। तो मैंने कहा ना कि मार्च के महीने में तो आपके कई काम अटके होंगे मार्च फरवरी में, और चीज़ों को एनालाइज करने की क्षमता भी कम होगी। आप देख रहे होंगे कई चीज़ों को लेकर आप बहुत कंफ्यूज भी हो जाते होंगे, समझ नहीं आता होगा कि क्या करें। क्या, जैसे मैंने कहा ना कि एनालाइजिंग कैपेसिटी थोड़ी कम हो गई होगी, वो चीज़ें सुधरेंगी। और नवम भाव में है तो थोड़ा भाग्य का भी साथ मिलना शुरू हो जाएगा। इसके बाद 13 अप्रैल को शुक्र मार्गी हो जाएंगे, ये भी अच्छा है, वो लाभेश हैं। तो कुछ पैसा अटका हुआ था, कोई काम अटका हुआ था, बिजनेस में कोई पेमेंट अटक गई थी, कोई करियर में कोई पेमेंट अटक गई थी, कोई आपका प्रमोशन रुकी हुई थी, या कोई पेमेंट जैसे होता है ना कि एरियर्स के द्वारा कुछ जो लोग जॉब करते हैं वो कुछ रुका हुआ था, वो प्राप्त हो सकता है। चौथे घर के स्वामी है शुक्र, प्रॉपर्टी संबंधित कुछ कार्य अटक रहे थे वो पूर्ण हो सकते हैं, ये भी अच्छा है। और इसके बाद 4 तारीख को एक बहुत बड़ा गोचर होगा, और वो होगा सूर्य का, और सूर्य उच्च अवस्था के हो जाएंगे। सूर्य आपके ये होगा, सॉरी 14 अप्रैल को, 14 तारीख को होगा, सूर्य आपके 10वें घर में आकर बैठ जाएंगे, और यहाँ पे वो उच्च अवस्था के हो जाएंगे। सबसे पहली तो बात, सूर्य का 10वें घर में आना उनको दिग्बली बनाता है, यानी कि सूर्य यहाँ पर दिग्बली हो जाते हैं। और सूर्य का 10वें घर में आना प्रमोशन का योग बनाता है, और सूर्य धनेश है। ये सारी इंडिकेशन दिखा रही है कि जो लोग जॉब करते हैं उनके प्रमोशन के योग अप्रैल के महीने में सबसे अच्छे हैं। कारण क्या है, बल्कि मई तक भी स्ट्रेच हो सकता है ये, क्योंकि सूर्य 15 मई तक रहेंगे यहाँ पे। तो सूर्य का 10वें घर में आना प्रमोशन का योग होता है। 10वें से 10वें पर सूर्य का प्रभाव, सॉरी मंगल का प्रभाव, वो योग कारक होने के नाते ये प्रमोशन का सबसे इंपॉर्टेंट भाव होता है। और क्योंकि वो धन स्थान के स्वामी है, यहाँ पे आ रहे हैं कि धन की वृद्धि, तो प्रमोशन यूजुअली कम्स विद धन की वृद्धि। तो इंडिकेट हो रहा है कि कई लोगों के प्रमोशंस होंगे। और सूर्य भी चौथे घर को देख रहे हैं और धन स्थान के स्वामी हैं, यानी कि घर में वैसा आएगा। और चौथे से 11वें के स्वामी हैं, यानी कि प्रॉपर्टी या घर में लाभ। तो प्रॉपर्टी का लाभ, प्रॉपर्टी से लाभ, घर में लाभ आता हुआ दिख रहा है। मंगल सूर्य दोनों ही चौथे घर को देख रहे हैं, कि दोनों ही इंडिकेशन है कि प्रॉपर्टी संबंधित अगर कुछ करना चाह रहे थे तो बहुत अच्छा योग यहाँ पे, वाहन खरीदना चाह रहे थे तो बहुत अच्छा योग यहाँ पे बन जाता है।
लेकिन किंतु परंतु मंगल सूर्य दोनों उग्र स्वभाव, दोनों अग्नि तत्व चौथे घर में, तो ना पहला तो माता जी की सेहत का ध्यान दीजिएगा। दूसरा, यहाँ पे गुस्सा आपके अंदर बहुत आएगा, और कर्क वालों के साथ गुस्सा यूजुअली रेट नहीं करते। कर्क वाले जो लोग होते हैं, क्या जातक होते हैं अधिकतम, अब मैं ये हमेशा कहता हूँ कि इसमें चीज़ें मॉडिफाई हो सकती हैं। लेट्स से कि कर्क लग्न है और लग्न में आकर शनि बैठ गए तो व्यक्ति क्रोध ग्रसित होगा। लग्न में सूर्य बैठ गए, लग्न में राहु भी अगर बैठ गए और उनका कॉम्बिनेशन मंगल से कहीं पे हो गया, बहुत कॉम्बिनेशन होते हैं ज्योतिष में, तो ऐसा व्यक्ति अग्रेसिव होगा। लेकिन मूलतः अगर हम देखें तो कर्क वाले जो लोग होते हैं वो थोड़े से शांत, थोड़े से फ्लेक्सिबल, थोड़े से लोगों को खुश करने वाले, पीपल प्लीजर मैं हमेशा इनको बोलता हूँ। लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि गुस्सा, मंगल लग्न में है, गुस्सा मैंने बताया था उनकी नेगेटिव क्वालिटी है, और सूर्य का प्रभाव चौथे घर पर मंगल का, और ये इमोशंस का भाव है। गुस्सा, बहुत ज्यादा गुस्सा आपके अंदर यहाँ पर रहेगा और उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, जो व्यक्ति, अब कोई व्यक्ति गुस्सा करता है तो उसको ना सबको पता है कि हाँ ये गुस्से वाला है, ये कुछ बोल देगा तो छोड़ो, या ज्यादा उस टॉपिक को छेड़ो मत। अब एक व्यक्ति जो गुस्से वाला नहीं है, वो अचानक से अगर गुस्सा करना शुरू कर देगा ना तो फिर व्यक्ति लोगों को पसंद नहीं आता। तो अपने गुस्से पर कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि होगा क्या उसके कारण कि आपका जो घर का माहौल है, घर फैमिली लाइफ कह लीजिए, मैरिड लाइफ, मैंने कहा मंगल का सप्तम पर प्रभाव है, तो फैमिली लाइफ कह लीजिए, मैरिड लाइफ कह लीजिए, एक नेगेटिव इम्पैक्ट इन सब चीज़ों पर पड़ सकता है। तो बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है। तो ओवरऑल ठीक है ये महीना, बहुत अच्छी चीज़ें भी होंगी। जो नेगेटिव कहा उनका ध्यान दीजिएगा। अच्छा, मंगल का प्रभाव चौथे घर पर सूर्य का, सेहत के दृष्टिकोण से बीपी की प्रॉब्लम जिनको है दिक्कत रहेगी, हड्डियों के रोग तंग करेंगे, जोड़ों में बहुत दर्द रहेगा, हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी, और जिनको कार्डियक प्रॉब्लम है, मंगल का प्रभाव है, बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है। दिक्कत परेशानी यहाँ पे हो सकती है। अब चलते हैं मई की तरफ, चलते हैं मई के महीने की तरफ। मई का महीना तो बहुत ही खास है, बहुत ही ज़्यादा खास है, क्योंकि यहाँ पे राहु केतु बृहस्पति तीनों का राशि परिवर्तन हो रहा है, और बहुत 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 इंपॉर्टेंट ये एक चीज़ होने वाली है। शुरू करते हैं। सबसे पहले जो परिवर्तन होगा वो 7 मई को होगा, और वो होगा बुध महाराज का। बहुत लंबे टाइम के बाद बुध का गोचर होगा, क्योंकि मीन में आए थे फिर वक्री हो गए थे, तो बहुत लंबा अंतराल उन्होंने मीन में बिताया है। लेकिन अब वो नॉर्मल अपनी गति में वापस आएंगे। आप देखेंगे धीरे धीरे करके कि हर 2-2.25 हफ्ते में राशि परिवर्तन करते रहेंगे। अब क्या है, बुध आपके तीसरे घर के स्वामी हैं और 12वें घर के स्वामी हैं, और सूर्य के साथ बैठे हैं जो दूसरे घर के स्वामी हैं, और ये कौन सा भाव में बैठे हैं, अर्थ त्रिकोण में। तो अर्थ त्रिकोण यानी कि करियर, विदेश, और ये उपचय भाव। अगर आप जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे, स्पेशली अगर विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे, बहुत अच्छा योग यहाँ पर एक बन जाता है। दूसरा, बुध 12वें घर के स्वामी हैं और तीसरे घर के स्वामी हैं। चौथे भाव से 12वें के स्वामी है बुध, और सूर्य क्या है, चौथे भाव से लाभ के स्वामी है, और ये दोनों मिलकर चौथे घर को देख रहे हैं। अगर बहुत लंबे अंतराल से कोई प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे थे तो ये टाइम सबसे अच्छा है कि आपकी प्रॉपर्टी बिक सकती है। तीसरा, सूर्य बुध 7 में है, ये बुध आदित्य योग बनता है, और 10वें घर में बुध आदित्य योग कार्य क्षेत्र में बुद्धिमता, अपने आप को अप्लाई करना, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना और जीवन में आगे बढ़ना अवश्य दिखाता है। 12वें घर के स्वामी भी बुध हैं, तो हो सकता है कार्य क्षेत्र में कोई छोटे मोटे टाइम के लिए मे बी टेम्पररी आपका ट्रांसफर भी हो जाए। तो ये अच्छा है कि एक अच्छे भाव में बुध आदित्य योग का बनना, वो भी कर्म भाव में। केवल करियर से मैं हमेशा कहता हूँ कि नहीं इसको रिलेट करना चाहिए। कर्म भाव है तो पूरे जीवन में एक बुद्धिमता का उपयोग आप कर पाएंगे। कभी कभी होता है हमारे पास बुद्धि होती है, उसका उपयोग नहीं कर पाते। कई लोग होते हैं जब वैसे तो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन जब टाइम पर बुद्धिमत्ता का उपयोग नहीं कर पाते, तो वो यही चीज़ बताती है कि बुध आदित्य योग एक अच्छी जगह पे बना हुआ है, तो आप अपने आप को अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ से दोनों मिलकर, जैसे मैंने कहा, चौथे भाव को देख रहे हैं। ये जो घर में, क्योंकि अब बुध का प्रभाव आ गया ना, जो मैंने एग्रेशन की बात कही, थोड़ा सा वो भी होगा कि आप चीज़ों को समझना शुरू हो जाएंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम घर में चल रही थी तो उसको थोड़ा बहुत सुलझाने का भी आपको मौका मिलेगा। पर क्योंकि 12वें घर के स्वामी है बुध, तो खर्चा बहुत इस महीने होने वाला है। आप देखेंगे महीने के शुरुआत में ही, मई के शुरुआत में ही, या तो वाहन पर या घर की मरम्मत पर कोई बहुत बड़ा खर्चा आपका होता हुआ दिख रहा है। इसके बाद गुरु का राशि परिवर्तन बहुत विशाल, बहुत विशाल।
देखिए, गुरु महाराज का जो राशि वर्तन है उस पे मैं वीडियो बनाऊंगा ही अलग से, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इसमें बहुत चीज़ें कवर करनी होती हैं। इसलिए जैसे शनिदेव का मैंने बनाया तो उसमें समय लग जाता है, क्योंकि देखना पड़ता है कि क्या क्या बताना है, क्या क्या नहीं बताना, और किस प्रकार से ऐसा चीज़ बनाऊँ कि मैं कभी भी वीडियोस व्यू के लिए नहीं बनाता। जो मेरे वीडियोस देखते हैं उनको पता होगा। ऐसे तो बनाने को भी मैं एक ऐसा थंबनेल बनाकर कि ये होने वाला है और कुछ छोटी सी बना दूँ, लेकिन मेरा औचित्य वो होता ही नहीं है। मुझे पता है कि मेरे वीडियो वही देखते हैं जो थोड़ा-सा समझना चाहते हैं, तो मैं उन्हीं के लिए वीडियोज़ बनाता हूँ। तो गुरुदेव का एक अलग से वीडियोज़ अवश्य आएगा, जिसमें एक विस्तृत प्रकार से मैं हर चीज़ पर डिस्कशन करूँगा। लेकिन यहाँ पे संक्षिप्त रूप से एक यहाँ पर एक विवेचन कर लेते हैं। देखिए, गुरु जीव कारक हैं। इस पे बाद में आता हूँ। सबसे पहले वो आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं और 12वें घर में आ रहे हैं। विदेश में जाने का प्रयत्न कर रहे थे, ऑलरेडी विदेश में हैं। दोनों ही चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप विदेश जाने का प्रयत्न कर रहे थे, ऑलरेडी आप विदेश में हैं, बहुत अच्छा योग यहाँ पर बन जाता है। इसके साथ ही बृहस्पति चौथे घर को देख रहे हैं। बाहर अगर ऑलरेडी हैं, पीआर आदि अप्लाई करना है, इमिग्रेशन का काम आगे बढ़ाना है, बहुत श्रेष्ठ है। और छठे घर के स्वामी का 12वें घर में आना, विपरीत राजयोग बनाना अति श्रेष्ठ है। और ये जो बृहस्पति है ना, अतिचारी हैं। ये केवल 5 साढ़े 5 महीने के लिए है यहाँ पर। आमतौर पर गुरु एक साल में एक राशि कवर करते हैं। अगर आपको याद होगा 2024 में 1 मई को उनका राशि परिवर्तन हुआ था और वो मेष को छोड़कर वृषभ में आए थे, और अब 2025 में कब कर रहे हैं? 14 मई को, ऑलमोस्ट एक साल से ज़्यादा। लेकिन अतिचारी होने के कारण अक्टूबर में ही वो आपके लग्न में ही आकर बैठ जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे। तो ये अतिचारी गुरु हैं, तो विपरीत राजयोग बना रहे हैं, यानी कि कई अटके हुए कार्य आप देखेंगे। अगर आपका फॉरेन का कार्य कोई भी अटक रहा था, यहाँ पे पूर्ण होगा। वीज़ा रिजेक्ट हुए हुए थे, वीज़ा नहीं लग रहे थे, वो आगे बढ़ सकते हैं। अब ये और भी चीज़ों पे डिपेंड करते हैं ना, एक सामान्य चीज़। अब आपका यूएसए का वीज़ा रिजेक्ट हो गया, अब कहते हैं कि यूएसए का वीज़ा रिजेक्ट हो गया तो फिर दोबारा मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, या कुछ कंट्रीज होती हैं, तो उसमें फिर आपको थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, मे बी आपको कैटेगरी बदलनी पड़े। तो लेकिन इन सब चीज़ों को ट्राई करने के लिए आपका बहुत अच्छा समय बन जाता है, बहुत लाभपूर्ण समय आपका यहाँ पे बन जाता है। इसका अवश्य आपको फ़ायदा उठाना है। और इसके अलावा देखें तो गुरु जो है वो 12वें घर में बैठकर अष्टम भाव को देख रहे हैं, खुद धन के कारक हैं। अगर गुप्त स्रोत है पैसे का, कुछ इधर उधर का काम करके पैसा कमाते हैं तो बहुत श्रेष्ठ है। ये मोक्ष त्रिकोण है, तो अध्यात्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। और गुरु छठे घर को भी देख रहे हैं, छठे घर के स्वामी भी हैं, कि बहुत इंडिकेट कर रहा है कि जीवन में आगे बढ़ने का हिम्मत मिलेगा और लीगल केसेस आदि को सॉल्व करने का मौका मिल जाएगा। ये बहुत श्रेष्ठ है आपके लिए। अब मैंने कहा ना, वो जीव कारक है। जीव कारक का 12वें घर में आना पूजा पाठ तीर्थ स्थल के दर्शनों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। गुरु वो जीव तत्व है। कई ऐसे देखिए, ज्योतिष में कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं कि एक ही प्रकार से रिजल्ट निकलते हैं। हम पराशरी ज्योतिष, जैमिनी ज्योतिष फॉलो करते हैं, नाड़ी ज्योतिष भी थोड़ा बहुत मैं अप्लाई करता हूँ, लेकिन कई कई जगह, जैसे नाड़ी ज्योतिष में भी कई अंग है, वहाँ पे ना कई कई जगह पे तो केवल बृहस्पति और बृहस्पति को केंद्र मानकर बहुत प्रोडिक्शंस करी जाती है, और गोचर में बहुत प्रभाव होता है। मैं बहुत चीज़ें गोचर में अप्लाई करता हूँ नाड़ी ज्योतिष की। तो यहाँ पे गुरु को इतना महत्व उन्होंने दिया है कि गुरु को जीव तत्व, या कहीं कहीं तो गुरु के पोजीशन को ही लग्न मानकर प्रोडिक्शन दी जाती है। तो इसलिए देवगुरु बृहस्पति की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। तो 12वें घर में जब आपके देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, जीव कारक हैं, तो सेहत बिगड़ेगी। सेहत पर बहुत ध्यान देना। अगर अभी से इंडिकेशन आ रहा है ना कि सेहत बिगड़ रही है, तो केयरफुल हो जाइएगा, क्योंकि ग्रह पहले ही इंडिकेशन देते हैं। कुछ दिक्कतें अगर आ रही हैं, बार बार हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, यानी कि लंबी बीमारी चलने वाली है, क्योंकि अष्टम को देख रहे हैं। और गुरु जब पैसा बढ़ाते हैं, वृद्धि के कारक है ना, तो हमको ना लोग अच्छा ही सुनना चाहते हैं कि हाँ भाई पैसा, जब वो पैसा बढ़ाएंगे, गुप्त धन बढ़ाएंगे, तो अष्टम भाव तो क्रॉनिक डिजीज का भी है ना, तो उसको भी तो बढ़ाएंगे, या वो एक ही चीज बढ़ाएंगे? नहीं। तो अपनी सेहत पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। और दूसरी चीज है खर्चा, बहुत खर्चा होने वाला है आपका। और कर्क वाले जो जाता है कि उनको सेविंग्स करना आता नहीं है यूजुअली। अगर बृहस्पति बहुत अच्छे हैं उनके ना, तो चांस अलग है, पर अदरवाइज ये पैसा कमाते हैं तो खर्च साथ में कर देते हैं। अपने खर्चों पर बहुत नियंत्रण करने की आपको आवश्यकता है। पर जैसे मैंने कहा, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से फिर भी अच्छा है, लेकिन इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। इसके साथ ही शनि और गुरु केंद्र में है, और कहाँ पे है? ये 12वां और 9वां, फिर से विदेश संबंधित कार्यों में सफलता दिखा रहा है। लेकिन एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण आपका और धार्मिक दृष्टिकोण बहुत बढ़ने वाला है। आप देखेंगे इस कालखंड में
आपका ना धर्म के प्रति रुचि, आपकी आध्यात्म के प्रति रुचि बढ़ेगी और हो सकता है अचानक से किसी धार्मिक जगह पे जाने का भी आपको अवसर प्राप्त हो जाए, ये भी एक अच्छी चीज़ है। इसके साथ ही गुरु और शनि दोनों मिलकर आपके छठे घर को देख रहे हैं। मैं पहले भी एक दो बार बताया इस चीज़ को, गुरु और शनि जब लीगल केस पर प्रभाव डालते हैं ना, तो चीज़ों को म्यूचुअली कॉम्प्रोमाइज़ करवाते हैं, क्योंकि दोनों ही ना थोड़े से मैच्योर ग्रह हैं। अब मंगल है तो अब मंगल के प्रभाव में ना व्यक्ति केस करता है, राहु के प्रभाव में केस करता है। जब केस कर देते हैं ना, फिर पता चलता है कि ये इतना भी ईजी नहीं है। केस करना अलग चीज़ है, उसको झेलना, लंबे लंबे जब केसेस चलते हैं, आपको अपना काम छोड़ के फिर जाना पड़ता है कोर्ट, और फिर कोर्ट में जाके जो एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए कोर्ट आदि जगह पे जाना बहुत मुश्किल होता है, वो पूरी पूरी एक दुनिया ही अलग होती है। तो इसलिए बहुत अच्छा होता है कि अगर आपका जो छोटा मोटा प्रॉब्लम है, छोटा मोटा केस है या लंबा बहुत केस चल रहा है जिसमें दिख ही नहीं रहा कि कोई सॉल्यूशन निकलने वाला है, लेकिन यहाँ पे अगर कोई कॉम्प्रोमाइज़ की स्थिति उत्पन्न होती है, बिल्कुल कर लीजिएगा। कभी कभी कॉम्प्रोमाइज इज वे मच बेटर कि आप उसको खींचे लंबा। तो अगर कोई भी स्थिति बनती है, अब यहाँ पे सप्तम से 12वां है, हो सकता है कई लोगों के डाइवोर्स केस ही यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हो जाए, सेटल हो जाए। तो और ये दिखा भी रहा है कि कई लोग अपने डाइवोर्स के प्रति या डाइवोर्स की चीज़ों को लेकर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सप्तम से 12वें पर गुरु और शनि का प्रभाव है। छठे भाव पर इन दोनों का प्रभाव फिर से इंडिकेट करता है कि आपके अंदर जो कार्य कुशलता है, कार्य करने की क्षमता है, आगे बढ़ने की जो क्षमता है वो और बढ़ेगी। बहुत अच्छा है ये। उपचय भाव है, अर्थ त्रिकोण है, करियर को लेकर और डायनामिक हो जाएंगे, करियर को लेकर और दृढ़ हो जाएंगे। लेकिन देखिए कॉम्बिनेशन देखिए ना क्या हो रहा है, 6, 8 और 12 कैसे 12वें घर में बैठे छठे को देख रहे हैं, ये 8वें घर के स्वामी छठे को देख रहे हैं। 8वें का भी कॉम्बिनेशन हो गया, 12वें का भी हो गया, छठे का भी हो गया। 6, 8, 12 यानी कि बीमारियां, लंबी बीमारियां। बहुत केयरफुल रहेगा कर्क वालों को मैं कहूँगा। अगर ऑलरेडी कुंडली वीक है, धीरे धीरे करके सेहत की प्रॉब्लम्स बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। और मैंने कहा ना, कई लोगों को इंडिकेशन आना शुरू हो गए होंगे, केयरफुल रहिए। इसके बाद 15 मई को एक और गोचर होगा और सूर्य का प्रभाव आ जाएगा आपके लाभ स्थान में। सूर्य आपके 15 मई को 11वें घर में आ जाएंगे। बहुत उच्च कोटि का धनी होगा। इससे अच्छा आपको क्या चाहिए कि आपके धनेश आपके लाभ स्थान में आकर बैठ गए, पैसा बढ़ेगा। यहाँ से पंचम को देखेंगे, स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है। 10वें से दूसरे में है, करियर के लिए अच्छा है। सप्तम से त्रिकोण में है, बिजनेस के लिए अच्छा है। तो धन प्राप्ति के लिए बहुत शुभ शुभ योग हैं। गुरु से कोई भी ग्रह 12वें में होता है या शुक्र से कोई भी ग्रह दूसरे में होता है, तो या कोई भी भाव जो शुक्र से या बृहस्पति दूसरे में होता है या बृहस्पति से 12वें में होता है, उस भाव को प्रोटेक्शन मिलती है। इसलिए गुरु की पोजीशन दूसरे घर में, शुक्र की पोजीशन 12वें घर में बहुत अच्छी गई है। क्योंकि अगर किसी भी की कुंडली में गुरु दूसरे घर में होंगे तो लग्न को प्रोटेक्ट करेंगे, और इसीलिए शुक्र का 12वें घर में होना बहुत अच्छा माना जाता है। एक एक्सेप्शन है, हर ग्रह का व्यय होता है 12वें घर में, शुक्र का जो वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पे गुरु लाभ स्थान को प्रभावित करेंगे और सूर्य भी यहाँ पे आगे जो धनेश है। धन तो आपका कर्क वालों का बहुत बढ़ने वाला है, धन की वृद्धि यहाँ पे आपकी बहुत होने वाली है। तो एक बहुत अच्छी चीज़ है। बस ध्यान दीजिएगा कि सूर्य का पंचम पर प्रभाव कभी कभी गुस्सा, एग्रेशन और ईगो भी थोड़ा सा ले आता है, उस पर ध्यान दीजिएगा। सरकारी जॉब अगर प्रयत्न कर रहे थे तो उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि 11वें घर में सूर्य के जो अपने कारकत्व हैं वो भी बढ़ जाते हैं। तो कोई सरकारी कार्य टक रहा था, सरकारी जॉब आप ढूंढ रहे थे, सरकारी कार्य को पूर्ण करने की कोशिश कर रहे थे, तो बहुत अच्छा योग यहाँ पर बन जाता है। इसके बाद होगा बहुत बड़ा परिवर्तन, राहु और केतु महाराज का राशि परिवर्तन। राहु 18 मई को आपके अष्टम में आ जाएंगे और केतु 18 मई को ही सेम टाइम पे ही होता है इनका, क्योंकि एक ही ग्रह या एक ही असुर थे एक टाइम पे, फिर उनको अलग अलग कर दिया गया। तो राहु आपके अष्टम में, उल्टे चलते हैं तो राहु अष्टम में आ जाएंगे और केतु दूसरे घर में आ जाएंगे। जैसा मैंने कहा, इन पर भी एक विस्तृत वीडियो बनाऊंगा ही मैं, क्योंकि ये कोई छोटे टॉपिक है ही नहीं। और मेरा पूरा प्रयत्न रहेगा जब ये राहु केतु तक सारी वीडियोस बन जाए तो मैं एक सम्मिलित रूप से इन चारों ग्रहों का जो प्रभाव अगले 1 साल तक रहेगा उस पर भी एक वीडियो बनाने का मेरा पूरा प्रयत्न रहेगा। ठीक है, तो राहु का अष्टम में आना मिश्रित रिजल्ट देता है। अष्टम के राहु कभी कभी धन की वृद्धि बहुत तेज कर देते हैं। अष्टम में राहु, मेरे पास कई कुंडलियां हैं जो अब जब ज्योतिष से जुड़े हैं, पब्लिक सोशल प्लेटफॉर्म पे भी हैं, तो कई लोगों की कुंडली आती है, जहाँ पे एक और बड़े बड़े पॉलिटिशियंस की कुंडली भी देखी है इस कालखंड में, पिछले 3-4 सालों में ब्यूरोक्रेट्स की भी देखी है। वहीं पे माफिया में जो लोग इन्वॉल्व हैं, जो
देश छोड़कर भागे हैं, कुछ ऐसे लोगों की कुंडली भी आई, तो अष्टम में राहु दिख जाते हैं वहाँ पे। तो ना यहाँ पे अगर आपका, जैसे मैंने कहा ना कि कोई 2 नंबर का कार्य है आपका, तो बहुत वृद्धि आपके कार्य में हो सकती है। अष्टम के राहु कभी कभी बहुत तेज गति से आपके लिए नए स्रोत ऑफ इनकम, सोर्सेस ऑफ इनकम खोल सकते हैं, धन के स्रोत खोल सकते हैं। अष्टम के राहु एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से भी लाभ दिलाते हैं, लेकिन थोड़ा सा वाद विवाद भी इसमें हो सकता है। और अष्टम के राहु व्यक्ति का ऑकल्ट के प्रति भी जो एक रुचि है वो बढ़ाते हैं, लेकिन अष्टम के राहु से थोड़ा बचना चाहिए। ये कभी कभी बड़ी बीमारियां भी देते हैं और अनडायग्नोजेबल प्रॉब्लम देते हैं। कभी कभी व्यक्ति को ना पता ही नहीं चलता कि उसके शरीर में कोई बीमारी है, क्योंकि सिम्टम ही नहीं आता, और जब आता है सिम्टम तो बहुत लेट हो जाता है, और जब आप जाते हैं डॉक्टर के पास तो वो डायग्नोज नहीं कर पाता। कि सीधा सारी चीजें अष्टम के राहु के कारण ही होती है, या और भी कुछ योग होते हैं। अष्टम में केतु है, अष्टम में वक्री ग्रह, अष्टम में लग्नेश है, ये सारी प्रोबेबिलिटी ये सारी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बन जाती है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे केयरफुल रहने की आवश्यकता है। राहु का प्रभाव गुरु पर भी होगा, और ये इन दोनों का जो जोड़ी बन रही है ना, ये बहुत अच्छी है आपके लिए धन की प्राप्ति के लिए, क्योंकि अष्टम और 12वें का फिर से कहूंगा गुप्त स्रोत या विदेश से पैसा है, बहुत धन प्राप्ति होगी, और ये आध्यात्मिक आपको बहुत बनाने वाले हैं। आप माने ना माने, आप में से कई लोगों का धार्मिक और आध्यात्मिक रूपांतरण शुरू हो जाएगा। और ये दोनों ही वृद्धि के कारक हैं, तो 12वें घर को देख रहे हैं, 8वें घर को देख रहे हैं, ऑकल्ट के प्रति, विद्याओं के प्रति रुचि बढ़ेगी, और विदेश से पैसा आएगा, लेकिन खर्चा फिर से दिखा रहा है, क्योंकि राहु 12वें घर को देख रहे हैं, गुरु को देख रहे हैं, तो खर्चा आपका बहुत बढ़ने वाला है। इस आने वाले लंबे कालखंड में ना आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण करना पड़ेगा, अभी से उसको लेकर बहुत सचेत हो जाइएगा। राहु का प्रभाव एक 4थे घर पर भी है और गुरु का प्रभाव भी 4थे घर पर है। ये प्रॉपर्टी की वृद्धि दिखा रहा है, क्योंकि दोनों ही वृद्धि के कारक हैं। अब अष्टम में से राहु देख रहे हैं, इसके 2 कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। या तो आप अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे ही कुछ बनाएंगे, या तो अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बेचकर कुछ बनाएंगे। और 12वें घर के गुरु भी यही इंडिकेट करते हैं कि ऑलरेडी कोई प्रॉपर्टी है तो उसको बेचकर कोई नई प्रॉपर्टी लेंगे, अपने घर को बेच के किसी नए घर में शिफ्ट होंगे, या फिर अपनी कोई बड़ी प्रॉपर्टी बेचकर उसका डिसइन्वेस्टमेंट करके अलग अलग प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करेंगे। तो ये सारे ही योग यहाँ पे बन जाते हैं। और साथ में 12वें घर का राहु का प्रभाव है, 12वें घर में बैठे गुरु का प्रभाव है। तो ये सारी चीजें इंडिकेट करती है कि अगर आप विदेश जाने के इच्छुक थे तो आपको बहुत लाभ यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। तो ये सारी ही चीजें हैं जिनका आपको बहुत ही ज्यादा लाभ उठाना है। केतु की बात भी करते हैं। दूसरे घर के केतु यूजुअली क्या थोड़ा सा ना नेगेटिव होते हैं, क्योंकि कुटुंबियों से दूर करते हैं, वाणी में कड़वाहट भी ला सकते हैं, लेकिन धन कमाने के लिए आपको प्रेरित करेंगे, धन के नए स्रोत खोलने के लिए प्रेरित करेंगे। लेकिन फिर से दूसरे घर के केतु सेविंग्स के लिए अच्छे नहीं होते, तो सेविंग्स पर आपको बहुत ध्यान देना है। केतु का प्रभाव 6ठे घर पर है, गुरु का प्रभाव 6ठे घर पर है, शनि का प्रभाव 6ठे घर पर है। सारे ही कॉम्बिनेशन फिर से कहूंगा कि आपकी कॉम्पिटिटिवनेस को और कोर्ट केसेस को सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छा। और केतु का प्रभाव 10वें घर पर, बहुत लंबे टाइम से अगर जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे, बहुत अच्छा है। कार्य क्षेत्र में कुछ सीखना चाह रहे थे, बहुत अच्छा है। अपनी स्ट्रीम भी अगर आपको बदलनी है, कि आप चाह रहे हैं कि स्ट्रीम ही आपकी बदल जाए, प्रोसेस बदल जाए, बहुत अच्छा टाइम है। तो ये राहु केतु का प्रभाव भी आपके लिए बहुत रिजल्ट देकर आएगा। जैसा मैंने कहा ना कि इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा ही सारे टॉपिक्स पर। अच्छा, मंगल का प्रभाव राहु पर है, थोड़ा सा केयरफुल रहेगा। मंगल दोष और अष्टम में राहु, ये आपके पति या पत्नी की सेहत के लिए अच्छा नहीं है, और अचानक से बहुत बड़े स्तर के झगड़े हो सकते हैं, बहुत बड़े, मतलब कि ना अष्टम में राहु कभी कभी वैवाहिक जीवन में ऐसी चीजों को सामने ले आते हैं जो आपने छुपाई हुई थी या छुपी हुई थी। तो मैरिड लाइफ को लेकर बहुत केयरफुल रहेगा। और अष्टम पे मंगल का प्रभाव राहु, ये छोटा मोटा इंजरी का योग भी बना देते हैं। मैं शायद अप्रैल के महीने बताना भूल गया, लेकिन ध्यान रखिएगा मंगल का प्रभाव 4थे घर पर है, ये एक्सीडेंट्स के योग भी बनाता है। और ये अष्टम पर राहु और मंगल का प्रभाव भी उस चीज को और बढ़ा सकता है। तो थोड़ा सा केयरफुल रहने की यहाँ पे आपको आवश्यकता है। इसके बाद 23 मई को एक गोचर होगा, और वो होगा बुध का। और बुध, जैसा मैंने कहा कि हर 2 सवा 2 हफ्ते में अब राशि बदलेंगे, और बुध फिर से आपके 11वें घर में जाकर विराजमान हो जाएंगे, और सूर्य के साथ उनकी युति होगी। ये भी ठीक है, 12वें घर के स्वामी बुध और धनस्थान के स्वामी सूर्य लाभ स्थान में एमएनसी में काम करते हैं, विदेश संबंधित काम करते हैं, बहुत पैसा आएगा। बुध आदित्य को 5म भाव को देख रहा है, यानी कि स्टूडेंट्स के लिए लाभ। पंचम से सप्तम में सूर्य बुध है, कोई भी आपका एग्जाम पड़ता है उसमें अच्छा करेंगे, एडमिशन है उसमें अच्छा करेंगे, क्या लाभ मिलेगा। और अगर जॉब भी ढूंढ रहे थे तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है, तो बहुत विशेष। और फिर से गुरु का प्रभाव अपने से 12वें को प्रोटेक्ट करते हैं, तो आपकी बुद्धिमत्ता में, आपकी कार्यकुशलता में और आपके थॉट प्रोसेस में वृद्धि होगी।
तो ये महीना बहुत अच्छा आपके लिए दिख रहा है, बहुत अच्छे बदलाव आपके लिए हो रहे हैं। जो नेगेटिव कहा उनका ध्यान दीजिएगा। दूसरे घर में केतु का एक चीज़ बताना भूल गया, क्योंकि मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ यहाँ पे, कि अपनी वाणी में क्लैरिटी रखिएगा, क्योंकि ना यहाँ पे कई बार होगा कि लोग आपको आपके ही कारण कि आप कुछ अधूरा छोड़ देंगे बोलने में, और फिर उसके कारण ना लोग गलत आपको समझेंगे। तो अपनी वाणी में क्लैरिटी रखने की कोशिश कीजिएगा। 31 मई को एक और गोचर होगा, लेकिन क्योंकि वो एकदम महीने के अंतिम दिन में है, शुक्र महाराज का है, तो उनका प्रभाव जून से ही आएगा, तो जून में ही हम उनको कंसिडर करेंगे। चलते हैं जून की तरफ, चलते हैं जून के महीने की तरफ। जून का महीना तो आपके लिए काफ़ी अच्छे बदलाव या काफ़ी प्रकार के बदलाव लेके आ रहा है। पहला, जैसे मैंने कहा था कि शुक्र का गोचर हो जाएगा 31 मई को, और आपके वो 10वें घर में आकर बैठ जाएंगे, मेष में। अब देखिए धीरे धीरे करके सारे ही ग्रह नवम से निकल गए। 29/5 को 6 ग्रह थे, धीरे धीरे करके सारे अब आगे रह गए। शनि तो रहेंगे अगले 2.5 साल तक तो। अच्छा, शुक्र आपके 10वें घर में है, आपके वो लाभ स्थान के स्वामी हैं और 10वें घर में बैठे हैं। बहुत बहुत अच्छा है, क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी का 10वें घर में आना पहला तो धन की ओर इशारा करता ही है, क्योंकि ये कर्म भाव है ना, तो कर्मों से हम धन कमाने की चेष्टा रखते ही हैं। तो जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, लाभ मिलेगा। दूसरा, ये अपने आप में सक्सेस का एक योग बन जाता है, क्योंकि लाभ और कर्म का मिलन हुआ ना, तो यहाँ पे आप जो भी चीज़ें करेंगे उसमें आपको लाभ मिलने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इसके साथ ही शुक्र क्या है, वो आपके 7वें घर के स्वामी भी हैं, और आपके सातवें नहीं, चौथे घर के स्वामी भी हैं, और चौथे घर को देख भी रहे हैं। ये दिखा रहा है कि घर में कुछ अच्छा आ सकता है, यानी कि कुछ बड़ा धन आ सकता है, पैसा आ सकता है। आप कभी कभी होता है पूरा घर मिलके कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं कि भाई आजकल कम हो गया है, लेकिन फिर भी है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही लुप्त हो गया, कि भाई एक जॉइंट फैमिली है, भाई भाई साथ में रहते हैं, मिलके चाहते हैं कि किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दें, कोई बिजनेस साथ में नया कर ले, उसके लिए योग है। अच्छा, शुक्र चौथे घर के स्वामी भी हैं, और चौथे से अष्टम के और लग्न से लाभ के स्वामी हैं, और चौथे घर को देख रहे हैं, कि फिर से इंडिकेट करता है कि घर में या प्रॉपर्टी का लाभ आपको मिलता है। कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे रेट पर आपकी प्रॉपर्टी बिकने वाली है। बहुत श्रेष्ठ है, बहुत उत्तम है। इसके साथ ही शुक्र का जो प्रभाव है, वो घर में लग्जूरियस चीज़ें भी लेकर आएगा, यानी कि आपके घर में कुछ महंगी वस्तु, कोई लग्जूरियस वस्तु भी आने वाली है। तो बहुत श्रेष्ठ है, बहुत उत्तम है। ध्यान ये दीजिएगा, 10वें घर में शुक्र है, ये ऑफिस पॉलिटिक्स दिखाते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ शुक्र ऑफिस पॉलिटिक्स के कारक है, तो 10वें घर में उनका आना ऑफिस पॉलिटिक्स दिखाएगा ही। और लग्न में मंगल का होना, मैं स्पेशली कहूँगा कि अगर आप बहुत हेल्दी फ्लर्टेशियस है, मतलब कि बहुत आजकल हेल्दी फ्लर्टिंग एक चीज़ होती है, मत कीजिएगा इस टाइम पे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, कि यही चीज़ें आपको फिर आपका नाम खराब करती हैं। इस टाइम पे अगर आपके यहाँ पे आप ऑफिस में दोनों मेल फीमेल काम करते हैं, यूजुअली एक अच्छा एनवायरनमेंट होता है। हर बार मैं ये नहीं कह रहा नहीं होता, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, कि ये चीज़ें नेगेटिव पड़ जाती हैं जब बुरा टाइम स्पेशल होता है, वही बुरा टाइम है। तो यहाँ पर बहुत प्रोफेशनल रहिएगा, हेल्दी फ्लर्टिंग से बचिएगा, मेल हो या फीमेल हो, बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है। लेकिन घर में लाभ आदि सब कुछ आता हुआ दिख रहा है। इसके बाद बुध का गोचर होगा, और बुध आपके 12वें घर में 6 जून को आकर बैठ जाएंगे, और यहाँ पे उनकी जो युति है वो गुरु के साथ हो जाएगी। अब देखिए, गुरु और बुध एक ज्ञान के कारक और एक कहीं ना कहीं शास्त्रों के कारक। बुध शास्त्रों के कारक है, तो गुरु ज्ञान के कारक है, नॉलेज के कारक है। तो इनका 12वें घर में मिलन ठीक ठाक है। बुध 12वें घर के कोर्ट केसेस के लिए बहुत अच्छे हैं। शास्त्र कहते हैं कि 12वें घर के बुध को कोर्ट केसेस में हराना बहुत, भले विलंब हो सकता है, लेकिन हरा नहीं सकते इनको। तो यहाँ पे कोर्ट केसेस के लिए फिर से अच्छा एक रिजल्ट दिख रहा है। गुरु आपके नवमेश हैं, बुध त्रियेश हैं, ये दोनों ही यात्राएं दिखाती है, और 12वें घर में दोनों हैं, तो विदेश की यात्राएं हो सकती हैं। और खुद 12वें घर में बुध हैं, जो गुरु के साथ है, और गुरु बुध की राशि में है। ये कुछ नया सीखने के लिए, कोई शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत विशेष चीज़ दिख रही है, बहुत लाभपूर्ण चीज़ आपकी दिख रही है। तो ये भी अच्छी ही होती है। बस बुध गुरु 12वें में है ना, कभी कभी व्यक्ति का फोकस खराब हो जाता है, और वो अपनी, आप जो कर रहे होंगे, जैसे आप जॉब कर रहे होंगे, आप स्टडी करोगे, आपका ना उस चीज़ से फोकस हटके किसी और चीज़ पे चलेगा, वो भी अच्छा करेंगे। पर ऑब्वियसली एक स्टूडेंट है, उसके लिए स्टडीज सबसे इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कुछ नया सीख लें, और लेकिन कुछ टाइम के लिए स्टडी से फोकस आपका हट सकता है, इस पर ध्यान दीजिएगा। इसके बाद
अच्छा हाँ, एक और चीज़ है, राहु की दृष्टि बुध पे, ये थोड़ा सा केयरफुल रहना है। राहु का बुध पे प्रभाव 12वें घर पर, खर्चे तो बढ़ेंगे ही, गलत संगत, गलत इन्फ्लुएंस में गलत निर्णय भी ले सकते हैं, तो थोड़ा सा सचेत रहिएगा। इसके बाद 7 जून को मंगल का गोचर होगा और मंगल आपके धन स्थान में जाकर विराजमान हो जाएंगे और अंगारक दोष भी यहाँ पर वो बनाएंगे, क्योंकि मंगल और केतु साथ में है। पहले तो योग कारक है, जैसे मैंने शुरू में कहा था अप्रैल के टाइम पे, तो धन स्थान में उनका जाना अच्छा ही होता है, लेकिन अंगारक दोष का बनना ना ये थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है, स्पेशली किस भाव में पड़ते। दूसरे घर में अंगारक दोष धन का नुकसान कराते हैं। दूसरे घर में अंगारक दोष मैरिड लाइफ के लिए बहुत बुरे होते हैं, क्योंकि सप्तम से अष्टम में है, ये मंगल दोष भी है। मैं कई बार समझा चुका हूं कि दूसरे घर का मंगल दोष होता है और वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। नॉर्थ इंडिया में कहीं कहीं नहीं लिखा होता, नहीं मानते, और अगर आप वो सॉफ्टवेयर से कुंडली बनवाते हैं ना, या आजकल लोग अपने आप ही कुंडली बनाना शुरू कर देते हैं, तो उसमें भी नहीं दिखाते, लेकिन दूसरे घर का मंगल दोष होता है। शास्त्र में जहाँ पे मंगल दोष का विवरण है वहाँ पे 1, 2, 4, 7, 8, 12 ये 6 भाव हैं जिसमें मंगल दोष का वर्णन किया गया है। अब मैं नहीं कहता कि मंगल दोष ही सब कुछ खराब करते हैं, मैं कभी नहीं इस चीज़ को बोला, लेकिन उसका अपना इम्पैक्ट तो होता ही। मंगल दोष विल नॉट रिजल्ट इन डाइवोर्स, वो उसको एम्पलीफाई कर सकते हैं या प्रॉब्लम और क्रिएट कर सकते हैं, पर पर्टिकुलरली केवल मंगल दोष देखकर बोल देना कि शादी टूट जाएगी, गलत चीज़ है। लेकिन प्रॉब्लम्स तो आएंगी। अंगारक दोष है, सप्तम से अष्टम में है, ये बहुत बहस होगी, बहुत झगड़ा होगा, तू तो मैं निम्न स्तर पर जाकर कटाक्ष होंगे, और इसके कारण मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम बढ़ सकती है। और मंगल केतु का दूसरे घर में होना, मैंने गुस्से की बात करी, फिर वाणी के स्थान में आपकी वाणी में ही इतनी उग्रता आ जाएगी ना, जो आपके स्वभाव के विपरीत है, और उसके कारण दिक्कत होगी। पर अच्छा यह है कि 10वें घर के स्वामी मंगल केतु अर्थ त्रिकोण में है। जो लोग बहुत टाइम से जॉब छोड़ने का प्रयत्न कर रहे थे ना, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पाते, मैं ये भी बताता हूँ कि एक जगह पर सबसे ज़्यादा टिकने वाला अगर कोई होता है ना, कर्क लग्न वाले होते हैं, क्योंकि वो बहुत जल्दी कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। उनको फिर चेंज करने में ना बहुत आफत आती है कि मुझे चेंज नहीं करनी, जो है ठीक है, उनके सामने से निकल जाती है कि भाई यहाँ पे इतना हाइक मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी क्या प्रॉब्लम है। तो अगर आप बहुत टाइम से अपनी जॉब चेंज करना चाहते थे और नए रोल्स चाहते थे, केतु है ना, तो अगर आप चाहते थे कि कोई नया रोल मिले आपको जिससे करियर की वृद्धि हो, तो बहुत लाभ यहाँ पे आपको मिल सकता है चेंज करने का। यहाँ पे मंगल का प्रभाव राहु पर भी है, फिर से मैरिड लाइफ और इंजरीज के योग है, थोड़ा सा केयरफुल रहेगा। मंगल का एक प्रभाव पंचम पर है, अपनी ही राशि पे, स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, जो स्टूडेंट जॉब ढूंढ रहे थे उनके लिए अच्छा है। थोड़ा सा गुस्सा ये भी इंडिकेट कर रहा है, पर एक हिम्मत, एक बल, एक पराक्रम रहेगा। मंगल का एक प्रभाव नवम पर भी होगा, अष्टम, जहाँ पे शनि है, कंस्ट्रक्टिव एज वेल एज डिस्ट्रक्टिव होता है ये। कुछ नया करने की हिम्मत, कुछ अपने जीवन को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करने की हिम्मत आएगी, पर पिताजी की सेहत के लिए और बॉसेस से संबंध के लिए, दोनों के लिए अच्छा नहीं है, थोड़ा सा केयरफुल रहने की आवश्यकता है। इसके बाद 22 जून को बुध का गोचर होगा और बुध आपके लग्न में ही आकर बैठ जाएंगे, और बुध आपके 12वें घर के स्वामी है, तो खर्चे फिर से बढ़ते हुए दिख रहे हैं, लेकिन विदेश से लाभ मिलेगा। और तीसरे घर के स्वामी कुछ यात्रा का योग और जीवन को आगे लेके जाने का योग भी बना देते हैं, तो यह भी आपके लिए एक प्रकार से ठीक ही है। यहाँ पे शनि से त्रिकोण में है, और ये दोनों जल तत्व है, और लग्न से भी त्रिकोण है। कुछ नए आइडियाज या लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए जो समय है आपका, ये अच्छा दिख रहा है। इसके बाद एक और गोचर होगा, लेकिन वो फिर से 29-30 जून के आसपास होगा, शुक्र महाराज का। उसका रेलेवेंस इस महीने में नहीं है, तो मैं इसको जुलाई में ही जब बनाऊंगा त्रिमासिक राशिफल तब कवर करूंगा। तो ये महीना ठीक ठाक है। सेहत के हिसाब से खाने पीने की बहुत दिक्कत रहेगी, खाने पीने के कारण बहुत दिक्कत रहेगी। सडनली से आंखों में कोई दिक्कत आ सकती है, दांतों में कोई दिक्कत आ सकती है, कोई आरसीटी, कोई रूट कैनाल आपको कराना पड़ सकता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, या ऑलरेडी कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, आंखों की सर्जरिया, इस प्रकार की चीज़ें, तो ये दिक्कत रहेगी। इनडाइजेशन बहुत रहेगा, बॉडी में इन्फ्लेमेशन बहुत रहेगा इस महीने, ये तो मई से ही आपको देखने को मिल जाएगा। वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम कर्क वालों को बहुत होती है, वेट बहुत बढ़ता है कर्क वालों का, यूजुअली लेटर स्टेज पे, पुनः कहूँगा सबके साथ नहीं, लेकिन अधिकतम लोगों के साथ। और इस महीने हड्डियों की प्रॉब्लम, जॉइंट्स की प्रॉब्लम, और गुप्त पार्ट से यानी कि प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम्स काफ़ी तंग करेंगी। अब उपाय की बात कर लेते हैं। ये 3 उपाय आपको एक एक बारी करने हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं, अगर कोई सोमवार मिले तो उस दिन कीजिएगा, वरना किसी भी दिन कर सकते हैं। पहला उपाय है, आपको पीपल के पेड़ के नीचे एक घी का दिया अर्पण करना है, और शिव चालीसा और बृहस्पति चालीसा का आपको एक एक बार पाठ करना है। दूसरा है, आपको महादेव का अभिषेक करना है, दूध से, गंगा जल से और गुलाब जल से। खीर का भोग लगाना है, 2 घी के दिए अर्पण करने हैं, और ओम नीलकंठाय नमः मंत्र का और ओम रुद्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। और तीसरा उपाय है कि आपको गौशाला में गुड़ का दान करना है।
ये उपाय का एक एक बार कर लीजिएगा, अवश्य आपको बहुत सहायता मिलेगी। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।